हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बायोंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे कि फ्लूइड्स होता क्या है। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की या फिर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। वहीं गैसेस और लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं और वहीं सॉलिड्स को हम रिजिड्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रादर दैन गैसेस एंड लिक्विड्स। फ्लूइड के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है कि वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, यानी कि जिस भी कंटेनर के अंदर हम उसको रखेंगे तो वो चारों तरफ से वो क्या करेगा? इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। जब भी हम फ्लूइड को रखते हैं किसी कंटेनर के अंदर तो वो क्या करता है? इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ड्यू टू दैट फ्लूइड। और वैसे प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें कि प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि उस फ्लूइड की या लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है उस रीजन पे, और उस लिक्विड की हाइट कितनी है जहाँ तक हमने पानी को फिल किया है या लिक्विड को फिल किया है कंटेनर के अंदर। यहाँ पे प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज करो कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है? बीकर है या कंटेनर है, इसके अंदर हमने कुछ लिक्विड फिल किया है। ये क्या किया है? हमने कुछ लिक्विड फिल किया है जिसकी डेंसिटी क्या है? रो। इसको क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं, RHO। और इस लिक्विड की हाइट कितनी है? स्मॉल h। और इस लिक्विड का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होगा जिसको हमने क्या बोला है? कैपिटल A। अभी हमने ऊपर देखा था कि लिक्विड होता है वो क्या करता है? फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट जिस कंटेनर के अंदर हमने उसको रखा है तो वो क्या कर रहा होगा? वहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स किसके बराबर हुआ? यहाँ पे वेट के बराबर। और वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। और यहाँ पे मास क्या है इसका? स्मॉल m। और हमें पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ से मास की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पे किसके बराबर होगा? हमारा सिलेंड्रिकल जो बीकर लिया है हमने उसका एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो v इज इक्वल्स टू AH। तो यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगी तो स्मॉल m किसके बराबर आ जाएगा? रो AH के बराबर आ जाएगा। और हमने देखा कि प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारी m की वैल्यू होगी वो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? रो कैपिटल A स्मॉल h स्मॉल g। अगर मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करूँ रो AHG और यहाँ पे एरिया से मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये एरिया से ये एरिया तो कैंसिल आ जाएगा, तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? मेरा H रो G के बराबर आ जाएगा। तो प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है? H रो G के बराबर। और प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता है किसी लिक्विड के द्वारा एट ए पॉइंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? यानी कि डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इन तीनों चीज़ के बराबर होता है। तो ये हमारा होता है प्रेशर। अब इसके बाद आता है हमारा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड प्रोपोगेट्स थ्रू आउट द फ्लूइड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, यानी कि अगर मैं किसी फ्लूइड पे प्रेशर लगा रही हूँ तो वो क्या होगा? इक्वली प्रोपोगेट करेगा सारी तरफ से। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक यही बलून टाइप है कुछ, और इसके अंदर क्या फिल्ड है? मेरा वाटर फिल है। यहाँ पे क्या है? ये मेरा पूरा पानी फिल है। अब मैं ऊपर से क्या कर रही हूँ? यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगी और सपोज कर लो कि यहाँ पे इसके अंदर होल्स हैं कुछ, यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे क्या है? ये मेरे छोटे छोटे होल्स है ये मेरे यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसके अंदर प्रेशर लगाऊंगी तो ये पानी क्या होगा? यहाँ से इक्वली यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि हर जगह से इक्वली क्या होगा? बाहर निकलेगा पानी, सेम निकलेगा एकदम बिल्कुल। और ये पास्कल लॉ किसने बताया था हमें?
ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे और फिजिस्ट भी थे ये, जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। जिसका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो है हमारा बायंसी। बायंसी क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, टब है, इसके अंदर कुछ पानी फिल है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो अलग अलग साइज के ब्लॉक्स लिए हैं, वुडन ब्लॉक्स लिए हैं। एक है मेरे पास छोटा वुडन ब्लॉक और एक है मेरे पास बड़ा वाला वुडन ब्लॉक। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इस पानी के अंदर छोटे वाले वुडन ब्लॉक को डालूँगी। जैसे ही मैं इसको डालूँगी तो मेरा जो वुडन ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वो पूरा नहीं डूब पाएगा क्योंकि ये पानी जो है वो अपना फोर्स लगा रहा है कुछ ना कुछ, जो होगा हमारा mg। और वहीं ये पानी भी जो है वो क्या लगा रहा होगा, अपना फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा वो भी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट बोलेंगे या फिर बायंट फोर्स लगाएगा ये। और इसी फोर्स की वजह से जो मेरा वुडन ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये फोर्स इतना ज़्यादा होगा मेरे वुडन ब्लॉक से कि उसको वो ऊपर की तरफ फेंक देगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बड़े वाले ब्लॉक को पानी के अंदर डाल रही हूँ। जैसे ही मैं इसको डालूंगी तो मेरा जो वुडन ब्लॉक है ये बड़ा वाला, वो भी ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली। जिसका मतलब कि इसके अंदर जो अपथ्रस्ट लगा या फिर बायंट फोर्स जो लगा है लार्जर ब्लॉक के अंदर, वो ज़्यादा लगा है देन द स्मॉल ब्लॉक, इसीलिए वो जल्दी आ गया ऊपर पानी में। तो बायंसी क्या कहलाती है हमारी, बायंसी और अपथ्रस्ट इज एन अपवर्ड फोर्स, जो हमारा अपवर्ड फोर्स लगता है किसी लिक्विड के द्वारा, और वो क्या करेगा, अपोज करेगा द वेट ऑफ अ पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारी बायंट फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे रबर बैंड के साथ। हमें पता है कि जो रबर बैंड होता है उसके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेच हो सके, यानी कि हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो रबर बैंड लिए हैं जिसको हमने किसी मास के साथ क्या कर दिया है, टाई कर दिया, यानी कि ये मेरा क्या है, कुछ मास है। सिमिलरली मैंने इसका भी मास के साथ इसको अटैच कर दिया है। अब जो मेरा सेकंड रबर बैंड है, मैंने उसको क्या किया है, उसको एक पानी के कंटेनर के अंदर डुबो दिया है। इस पानी के कंटेनर के अंदर डुबो दिया है। इस सब दोनों का मास m है। अब इसके अंदर क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लग रहा होगा, यानी कि अगर हम इसका फोर्स निकालें, नेट फोर्स निकालें, तो वो कितना होगा, इसके अंदर mg होगा इस वाले के अंदर। और वहीं दूसरे वाले के अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर भी फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ, यानी कि mg। वहीं उसके अंदर एक और फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, F सब B, यानी कि बायंट फोर्स जो लगेगा। तो इसके अंदर अगर नेट फोर्स पूछा जाए कि कितना लगेगा, mg तो लग ही रहा है, माइनस जो बायंट फोर्स है वो हो जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर, यानी कि जो लिक्विड के अंदर मेरी जो रबर बैंड है उसके अंदर फोर्स कम लग रहा होगा रेदर देन दिस रबर बैंड, और जिस वजह से ये हमको थोड़ा सा लाइट दिखेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, थोड़ा हल्का है। वहीं अगर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, जैसे कि अगर हम कुएं के अंदर बाल्टी को डालते हैं, तो जैसे ही हम उसको अंदर डालते हैं तो हमें कैसा लगता है, बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। और जैसे जैसे हम उस कुएं में से पानी की बाल्टी को निकालते हैं तो हमको कैसी लगती है, वो भारी लगती है। दिस इज़ ड्यू टू द बायंट फोर्स। सपोज करो कि अब मेरे पास ये 3 बीकर हैं और इनके अंदर मैंने कुछ पानी फिल किया है, और इन तीनों के अंदर मैंने सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा कॉर्क है। मैंने ये कॉर्क को डाला है इसके अंदर। तीनों के अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और बायंट फोर्स भी लग रहा है। केस 1 क्या बोलता है कि अगर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है बायंट फोर्स से, तो उस केस में मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिंक हो जाएगा, यानी कि मेरी कॉर्क जो है वो नीचे आ जाएंगी। वहीं सेकंड केस क्या बोला है कि जब मेरा बायंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बराबर हो जाते हैं दोनों, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेरे इस पानी के अंदर तैरेगा।
और वही थर्ड केस क्या है मेरा कि अगर मेरा बायंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है रेदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेरा राइज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। ये हमारे 3 केसेस बनते हैं इसके। अब हम इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे कि बायंट फोर्स की एक्सप्रेशन क्या होती है। कंसिडर करो कि यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A। मैंने क्या किया है, इसको मैंने कम्प्लीटली इमर्स कर दिया है किसी लिक्विड के अंदर। तो ये क्या है, मेरा एक लिक्विड है और जिसकी डेंसिटी क्या है, रो, यानी कि इस वाटर की डेंसिटी क्या है, रो। सपोज कर लो कि ये h1 जो है वो क्या है, डेप्थ ऑफ द अपर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड h2 क्या है मेरा, कि जो ऑब्जेक्ट का जो लोअर फेस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है उसको हमने h2 ले लिया है, और यहाँ से इस ऊपर तक का बस खाली इसको हमने h1 ले लिया है। तो अगर हमें ये हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट, तो वो कैसे निकलेगी, इस बड़े वाले में से, यानी कि h2 माइनस h1 करना पड़ेगा हमें। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू एच। प्रेशर जो लग रहा होगा अपर फेस पे ऑब्जेक्ट के, वो कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू h1 रो जी। और वहीं नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा होगा, यानी कि P1 कहाँ एक्ट कर रहा है हमारा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा ऑन द अपर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो फोर्स लग रहा होगा अपर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू P1A, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स निकालना चाह रही हूँ तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए। P1 की वैल्यू क्या निकली, h1 रो जी, और A मेरा यहाँ से आ गया। इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट कंसिडर कर लिया। सिमिलरली P2 जो है हमारा वो क्या है, h2 रो जी, और फोर्स जो इसके अंदर लगेगा वो कहाँ लगेगा, लोअर फेस में लगेगा बॉडी के, यानी कि F2 जो लग रहा होगा वो यहाँ लग रहा होगा हमारा, यानी कि F फोर्स जो लग रहा है हमारा लोअर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कहाँ लगेगा हमारा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। F2 अपवर्ड में लग रहा है और F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो F2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, P2A, यानी कि H2A रो जी, जिसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, सेकेंड। तो अगर मैं इसके अंदर नेट फोर्स पूछूं कि कितना लगेगा मेरा, वो टोटल कहाँ लगेगा मेरा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो हमें पता है। तो कैपिटल F किसके बराबर हो जाएगा, F2 माइनस F1, यानी कि फोर्स 2, यानी कि जो नीचे वाला फोर्स जो लग रहा है उसको माइनस कर देंगे ऊपर वाले से। तो यानी कि H2A रो जी माइनस H1A रो जी। तो F किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसमें से A रो जी को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, H2 माइनस H1। और ये H2 माइनस H1 हमने देखा था किसके बराबर था, भी ऊपर ये देखिए यहाँ पे किसके बराबर था, ये H के बराबर था, तो वही लिखा हमने भी। तो A रो जी एच, और वहीं हमने देखा था कि A और H जो था किसके बराबर था, वॉल्यूम के बराबर। तो फोर्स जो लग रहा है इसके अंदर किसके बराबर होगा हमारा, V रो जी के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स किसके बराबर है इसमें, V रो जी के बराबर। तो जिसको हमने क्या बोला है, बायंट फोर्स बोला, या फिर अपथ्रस्ट जो बोला है। तो इस वाले केस के अंदर मेरा बायंट फोर्स किस किस पे डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर जो हमने बॉडी को इमर्स किया है लिक्विड के अंदर, वो डेंसिटी क्या है उस लिक्विड की जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने या फिर बॉडी को इमर्स किया है हमने, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उस प्लेस पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को फुली या फिर पार्शियली इमर्स्ड कराते हैं फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर था, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थ्रेड से मैंने एक स्टोन को बांधा हुआ था, इसमें पानी है मेरा फिल्ड है, और मैंने इस स्टोन को जो थ्रेड से बंधा हुआ था मैंने उसको इमर्स करा दिया। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पानी के अंदर डालूंगी तो
क्या होगा यहाँ पे, मुझे थोड़ा हल्का सा महसूस होगा, लाइट वेट महसूस होगा पानी के अंदर जाते ही। और वो देखेंगे कि इसने जो जगह जो ले ली है वो क्या कर देगा, इस जगह से इसका जो पानी था उसको वो हटा देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। जब मैंने ऑब्जेक्ट को डाला इसके अंदर तो इस पोजीशन पे जितना भी पानी था वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। लाइट वेट भी महसूस होगा, यानी कि नीचे वाला जो फोर्स लग रहा होगा हमारा mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हमारा हो जाएगा बायंट फोर्स हो जाएगा, जिसी को हम क्या बोलेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलेंगे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट होएगा वो किसके बराबर होगा, जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है लिक्विड उसके वॉल्यूम के बराबर, और F बायंट किसके बराबर होगा, जितना भी डिस्प्लेस्ड हुआ है लिक्विड उसके वेट के बराबर। दैट मीन्स कि F बायंट इज इक्वल्स टू W डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बायंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बीकर है, इसके अंदर कुछ पानी है, हमारा ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसके अंदर इमर्स करा दिया है। नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, हमारा बायंट फोर्स। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को इमर्स कराऊंगी तो ये पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो जिसको मैं क्या बोलूँगी, वेट जो जितना डिस्प्लेस हुआ है वाटर का वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अब हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। पहला एप्लीकेशन आता है इसका हाइड्रोमीटर में, टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या यूज़ होता है इसका लैक्टोमीटर में, यानी कि मिल्क की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए भी इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं। शिप्स और सबमरीन्स भी जो होती हैं वो इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे ही बनाई जाती हैं। शिप्स जो होती हैं हमारी फ्लोट करती हैं, आइसबर्ग्स जो होते हैं, सबमरीन्स, फिश, वेल्स एंड फ्लोटेशन ऑफ बलून्स, तो ये सब भी किसकी वजह से हो पाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से हो पाता है। फ्लोटेशन ऑफ शिप्स कैसे हो पाता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं, तो वो पानी के ऊपर ईजिली तैर पाती हैं। और वहीं अगर हमारे पास छोटी सी आयरन की नेल होगी वो डूब जाएगी पानी के अंदर। तो वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आयरन नीडल जो है वो सॉलिड है और कॉम्पैक्ट भी है, तो डेंसिटी जो है आयरन की वो ज़्यादा होती है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो वेट जो होगा हमारे निडल का वो ज़्यादा होता है देन द वेट ऑफ द वाटर, जितना डिस्प्लेस किया जाता है। तो इसीलिए निडल जो होती है वो डूब जाती है पानी के अंदर। और वहीं आयरन शिप जो होती है वो सॉलिड नहीं होती है, वो हॉलो होती है और फिल्ड होती है किससे, एयर से। तो इसीलिए उसकी जो एवरेज डेंसिटी हो जाती है शिप की वो कम हो जाती है देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। इसीलिए जो हमारी शिप जो होती है वो पानी के ऊपर तैर पाती है। वहीं जो फ्लोटेशन होता है आइसबर्ग्स का वो कैसे हो पाता है, आइसबर्ग्स बेसिकली होते क्या हैं, हमारे बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो आइस जब हमारी फ्लोट कर रही होती किसी सी वाटर पे। और हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है आइस की वो अबाउट कितनी होती है, 917 kg/m³ होती है डेंसिटी हमारी। और वो डेंसिटी जो होती है कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। और डेंसिटी कितनी होती है हमारी सी वाटर की, 1040 kg/m³ होती है। इसीलिए तो वो क्या कर पाती है, वो डिस्प्लेस कर देती है ज़्यादा वेट सी वाटर का देन जो उसका खुद का वेट जो होता है उससे। तो इसीलिए आइसबर्ग क्या कर देते हैं, वो फ्लोट कर पाते हैं इजीली ऑन द वाटर। सबमरीन्स भी जो होती हैं वो फ्लोट कर पाती हैं हमारी पानी पे। सबमरीन्स एक शिप की तरह ही होती हैं हमारी, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि सबमरीन को प्रोवाइड किया जाता है विद द बॉलेस्ट टैंक। बॉलेस्ट टैंक मतलब कि उसके अंदर हॉट एयर टैंक होता है जो किस फॉर्म में होता है, बलून की फॉर्म में होता है, जिस वजह से वो हैवियर बन जाते हैं। और जब हमारा बॉलेस्ट टैंक एम्प्टी हो जाता है तो सबमरीन शिप की तरह एक्ट करती है, और उस कंडीशन में सबमरीन क्या कर पाती है, ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर पाती है देन इट्स ओन वेट, इसीलिए वो तैर पाती है सी वाटर पे। फिश और वेल्स भी कैसे फ्लोट कर पाते हैं हमारे, क्योंकि फिश और वेल्स के पास क्या होते हैं, एयर ब्लडर होते हैं उनकी बॉडीज़ में। एयर जो होता है ब्लडर में वो क्या होता है, डिक्रीज कर देता है किसको, जो उसकी एवरेज डेंसिटी होती है फिश की, इसीलिए वो पानी के अंदर तैर पाती हैं, फ्लोट कर पाती हैं।
और वहीं बलून्स भी जो होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं। हमें पता है कि जो बलून्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं हाइड्रोजन गैस से, तो जो डेंसिटी होती है हमारी बलून की वो कम हो जाती है देन द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो वेट जो होगा हमारे बलून का वो कम हो जाएगा अपथ्रस्ट से या फिर बायंट फोर्स से, इसीलिए बलून भी फ्लोट कर पाते हैं एयर के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको इस चैप्टर की लिंक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।